Hello, welcome student. Today we are going to read next chapter from geography. प्राथमिक क्रियाएं. It means प्राइमरी एक्टिविटी. ये ज्योग्राफी का चैप्टर 5th है बेटा. आप लोग इसकी स्टडी ध्यान से करेंगे. तो प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं? ये क्रियाएं हमारे पास आर्थिक क्रियाएं हैं, यानी कि आर्थिक क्रियाओं को 3 जगह डिवीजन किया जाता है. प्राथमिक क्रियाएं, नंबर 2 द्वितीयक क्रियाएं, और नंबर 3 तृतीयक क्रियाएं. इस चैप्टर में हम प्राथमिक क्रियाओं के बारे में स्टडी करेंगे बेटा. प्राथमिक क्रियाएं वो होती हैं जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर निर्भर होती है, यानी कि खेती संबंधित ये कृषि संबंधित, पशुपालन, वानिकी, ये सारी जो चीजें हैं, खनन क्रियाएं जो डायरेक्ट रूप से हमारे इस अर्थ से, इस पृथ्वी से जुड़ी हुई एक्टिविटी हैं, इनके ऊपर आधारित है, तो उसको प्राथमिक क्रियाएं बोलेंगे. प्राथमिक क्रिया में कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, इन क्रियाओं के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे. तो प्राथमिक क्रियाएं वो होती हैं जो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर करती हैं. द्वितीयक क्रियाएं वो होती हैं जो क्रियाएं करने के लिए उसको प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर होना पड़ता है, वो द्वितीयक क्रियाएं होती हैं. तृतीयक क्रियाएं हैं वो हमें सेवा प्रदान करने वाली हैं. तो ये सेवा प्रदान करने के कारण इसको हम इट मीन्स यहां से द्वितीयक क्रिया से जो माल उत्पादन होता है वो हमें सर्विस देने के लिए हमारे पास पहुंचा देते हैं, वो हमें सेवा प्रदान करते हैं. इसलिए तृतीयक क्रियाओं को सेवा प्रदान करने वाला क्षेत्र बोला जाता है. तो ये तो मैंने क्रियाएं बताई. अभी आप इन क्रियाओं के बारे में, सभी के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे. अभी केवल प्राथमिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे. प्राथमिक क्रियाओं में हम कौन कौन सी क्रिया लगाते हैं वो देखिए. प्राथमिक क्रिया में नंबर 1 कृषि करना, नंबर 2 पशुपालन, नंबर 3 खनन क्रिया, नेक्स्ट वानिकी, यानी कि बाग आदि लगाना, वन लगाना है, वो वानिकी में आता है. ये सारे प्राथमिक क्रियाओं में आता है. अब हम यहाँ पे खनन क्रिया, कृषि क्रिया के ऊपर विशेष ध्यान देंगे. तो आप देखिए, खनन क्रिया के बारे में. ये खनन क्रिया वो होती है जो खान खोद करके की जाती है. खान खोदना ही खनन क्रिया कहलाती है. कैसे? आप खनन करके लोहा निकालते हैं, दूसरा कोयला निकालते हैं. ये खनन क्रियाओं में आता है और ये पूर्ण रूप से प्रकृति पर आधारित होते हैं, इसलिए हम इसको प्राथमिक क्रिया बोलते हैं. ये जो खनन क्रियाएं हैं ये तीनों टाइप से चट्टानों में की जाती हैं. अब आप सोचेंगे चट्टान कहां से आ गई, तो देखिए चट्टान क्या होती है. ये अर्थ है, अर्थ के नीचे करोड़ लेयर है, इस करोड़ के अंदर सब कुछ लिक्विड है. जब यहाँ पे भाप ज्यादा बनती है तो वो अपने साथ ऊपर ला करके, इस भाप जब निकलती है तो अपने साथ मैग्मा लेके आती है. ज्वालामुखी फटते हुए आपने देखा होगा, कई बार आप टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो उसमें आग निकलती हुई दिखाई देती है. तो ये आग ही ज्वालामुखी है, यानी कि पृथ्वी के नीचे से आग निकल रही. ये आग यहाँ अपने साथ मैग्मा लेके आती है और यहाँ पे इस आग के ऊपर या फिर इसके बीच में ऊपर ना आकर के यहीं पे ये जम जाता है, ये लावा जम जाता है. और ये लावा जो जमा है इसके अंदर लोहा,
जितने भी हमारे पास खनिज होते हैं, धात्विक खनिज, खनिज तो दो टाइप्स के होते हैं, धात्विक और अधात्विक, यानी कि धात्विक जो खनिज है वो हमें यहाँ पे मिलेंगे। जो इस प्रकार के जो नीचे से आए हुए मैग्मा से जो खनिज यहाँ पे जम जाता है, ये जो चट्टान बनी है इसको हम आगन्य चट्टान बोलते हैं। इट मीन्स यहाँ से जो खनिज निकलेगा वो आगन्य चट्टान से निकलेगा। ये खनिज हमारा लोहा हो सकता है, तांबा पीतल हो सकता है, तो ये आगन्य चट्टानों के अंदर लोहा निकलता है। अब हम अवसादी चट्टानों पे जाएंगे। अवसादी चट्टानें क्या होती है, इससे पहले हमें कायांतरित चट्टानों को देखते हैं, अवसादी चट्टानों को बाद में देखेंगे। तो यहां से देखिए, ये मैग्मा नीचे से ऊपर आ जाता है, ऊपर आने के बाद यहाँ पे ये इस एटमॉस्फेयर में आने के बाद ये यहाँ ठोस होकर के जम जाता है। ये बारिश से, आंधी से, किसी भी प्रकार से जब इस चट्टान की शेप चेंज हो जाती है तो इसको कायांतरित चट्टान बोलते हैं। और इस कायांतरित चट्टान के अंदर बॉक्साइट मिलता है। बॉक्साइट जो होता है वो कायांतरित चट्टानों के अंदर पाए जाने वाला खनिज है। यहाँ हम खनन कार्य करेंगे तो हमें बॉक्साइट मिलेगा। और कौन से चट्टान में करेंगे, कायांतरित चट्टान में करेंगे। इट्स ओके। इसके बाद हमारे पास आती है बेटा नेक्स्ट चट्टान, अवसादी चट्टान। यहाँ से जो ऊपर से कूड़ा कचरा निकल करके बह करके यहाँ पे जम जाता है, या अवसाद जम जाता है। तो अवसाद जमने से, बाढ़ से, तूफान से यहाँ पे जो पेड़ पौधे थे वो इसके नीचे दब जाते हैं। दबने से ये कोयला तैयार हो जाता है। तो जो कोयला मिलेगा वो हमें अवसादी चट्टानों में मिलेगा। ये अवसादी चट्टानों का एग्जाम्पल है, जहां से हम कोयला निकालते हैं वो अवसादी चट्टानों के अंदर मिलती है। इस कोयला हमारे पास यहाँ 4 टाइप का मिलता है। एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स, टिन, थर्ड लिग्नाइट, और चौथा है पिट कोयला। ये एंथ्रासाइट जो कोयला है ये उत्तम कोटि का कोयला है। इसके अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, इट मीन्स इसके अंदर ज्यादा ऊर्जा निकलती है। लिग्नाइट कोयला है उसको पीला कोयले के नाम से जाना जाता है। पिट कोयला भी ये भूरा कोयला होता है। लिग्नाइट कोयला भूरा कोयला होता है। बिटुमेन्स कोयला है वो कारखाने में सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है। इस प्रकार से ये कोयला की जो खनन कार्य करेंगे ये प्राथमिक क्रिया में आएंगे। और ये जो खनिज आपने निकाले हैं ये तीनों टाइप्स की चट्टानों में आपको मिलते हैं। जब ये खनन कार्य करते हैं तो लोहा उन्नति का बैरोमीटर माना जाता है। क्यों माना जाता है? बैरोमीटर होता है बेटा पैमाना, यानी कि जब हम किसी भी चीज को मेजरमेंट करते हैं तो उसको मेजरमेंट करने का पैमाना होता है। जैसे हम कपड़े को मीटर में मेजरमेंट करते हैं, वैसे ही उन्नति को मेजरमेंट करने के लिए उसको स्टिकार दिया बैरोमीटर। अब ये हमारे पास उन्नति का एक पैमाना होता है। लोहे का खनन जितना ज्यादा खनन होगा, इट मीन्स लोहे का खनन तब करेंगे जब हमारे पास कंजप्शन होगा, यानी कि खपत होगी। खपत हम जब करेंगे जब हर एक आदमी के पास गाड़ियां होंगी, तो उस गाड़ियों को तैयार करने के लिए लोहे की जरूरत पड़ेगी। ऐसे करके जितना ज्यादा लोहा निकलेगा, जितना ज्यादा हम उसकी खपत होगी, वो उन्नति के शिखर पर नई टेक्नोलॉजी, नई गाड़ियां बनाने के बाद उसकी यूटिलाइजेशन होते चले जाएगी। इस प्रकार से हम कहेंगे कि उन्नति का जो बैरोमीटर होता है उसको लोहे का सबसे ज्यादा यूज करने से माना जाता है कि जो जितना ज्यादा लोहे का कंजप्शन करता है वो देश उतना ही आगे होता है। अब हम इसके अंदर जो कृषि कार्य आता है उसके अंदर एक और आता है बेटा, वो होता है आखेटक। ये प्राथमिक क्रियाओं में आता है बेटा। प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आखेटक होता है। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। जब हम शिकार करके, जो आदि मानव हुआ करते थे उनके पास भी प्राथमिक क्रियाएं हुआ करते थे, उनका आय का एकमात्र साधन होता था शिकार करना। जब ये शिकार करते हैं तो अपने भोजन का संग्रह करते हैं। इस संग्रह से आखेटक करके, शिकार करके इसका भोजन का संग्रह करके वो अपना आजीविका चलाते थे, इसलिए इसको आखेटक संग्रहण का नाम दिया जाता है।
अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग इसको नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे ये काला हांडी मरुस्थल है अफ्रीका का, उस काला हांडी मरुस्थल के अंदर जो आर्किटेक्ट संग्रह होता है उसको सांड के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के अंदर ये तो काला हांडी हो गया, ये उड़ीसा के अंदर है बेटा काला हांडी। अब अफ्रीका के अंदर हमारे पास आता है, अफ्रीका के अंदर आर्किटेक्ट के संग्रहण जो किया जाता है उसको पिल्टमा का नाम दिया जाता है। दक्षिण भारत के अंदर जो आर्किटेक्ट किया जाता है, शिकार किया जाता है, उसका संग्रहण करते हैं, उसको पालियन के नाम से जाना जाता है। ऐसे अलग अलग क्षेत्र में शिकार करना या आर्किटेक्ट करना अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब हम इसमें कृषि कार्य के ऊपर आते हैं। देखिए कृषि अलग अलग टाइप की जाती है। सहकारी कृषि होती है बेटा, सहकारी कृषि वो होती है जहां ये कहें कि उसका मालिकाना हक है सरकार के पास भी उतना होता है जितना पब्लिक के पास होता है, यानी कि सरकार के पास ओनरशिप होती है, पब्लिक को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसी प्रकार की वो कृषि करने के लिए उनको दे देती है। और एक सामुदायिक कृषि, सामूहिक कृषि होती है। डेनमार्क में सहकारी कृषि की जाती है। एक सामूहिक कृषि होती है, सामुदायिक, सामुदायिक कहीं या सामूहिक कहीं, ये रसिया में की जाती है। देखिए रसिया के अंदर क्या करते हैं कि जितने भी छोटे छोटे खेत होते हैं, जब किसी आदमी को जरूरत नहीं होती है तो उसका जरूरत तो होती है बट टाइम टाइम पे इन सभी को इकट्ठा कर दिया जाता है। इसका मालिकाना एक आदमी के पास होता है, इसके दूसरे के पास होता है, बट उन सभी का यहाँ पे ओनरशिप को खत्म करके उसको इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद ये जमीन फिर रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। इट मीन्स लोगों में दोबारा से बांट करके दे दी जाती है। जिसकी ज्यादा बड़ी फैमिली होगी उसको ज्यादा पार्ट मिल जाएगा, जिसकी छोटी फैमिली होगी उसको कम पार्ट मिल जाएगा। इस प्रकार की जो कृषि है वो सामूहिक कृषि जो रशिया में की जाती है, रसिया कहेंगे या सोवियत संघ कहेंगे, ये एक ही कंट्री है, सोवियत संघ या रूस। अब हम यहाँ पे बेटा कुछ प्राचीन काल की कृषि पद्धति के बारे में अध्ययन करते हैं। जो प्राचीन काल की जो कृषि पद्धति होती थी वो स्थानांतरित कृषि पद्धति होती। स्थानांतरित कृषि पद्धति वो होती है जो स्थान बदल के की जाती है। इसको हम झूमिंग कृषि बोलेंगे, झूमिंग कृषि कह सकते हैं हम इसको। यानी कि ये जो खेत होता है इसके अंदर लोग कृषि करते हैं, कुछ समय के बाद में यहाँ इसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है, इसको छोड़ देते हैं, दूसरे जगह पे चले जाते हैं, यहाँ पे कृषि करते हैं। फिर इसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी, इसको छोड़ करके वो आगे फिर चले जाते हैं, यहाँ पे कृषि करेंगे। ऐसे वो स्थान बदल के जब कृषि करते हैं तो उसको स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि का नाम दिया जाता है। ये आदि समय में यानी कि आदिकालीन में जब आदि मानव हुआ करते थे उस टाइम संभव थी, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा था, पब्लिक बहुत कम थी, जनसंख्या कम होने के कारण हम इस प्रकार की कृषि कर लिया करते थे। ये झूमिंग कृषि को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम दिया जाता है। कहीं पे इसको मिल्पा बोला जाता है, कहीं पे दीपा बोला जाता है, कहीं दिहांग दियांग के नाम से भी इसको जाना जाता है, कहीं लिदांग आदि अलग अलग नाम हमारे इंडिया में भी इसके अलग अलग हैं। दूसरी दूसरी कंट्री में भी इसको झूमिंग कृषि को अलग अलग नाम दिया जाता है। उससे आगे हमारे पास आता है बेटा सब्जी के लिए की जाने वाली कृषि, जहाँ सब्जी उगाई जाती है, सब्जी की कृषि होती है, वो ट्रैक कृषि बोला जाता है। जहां फूलों की कृषि की जाती है उसको पुष्पादक कृषि बोला जाता है। इस प्रकार की जो कृषि होती है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ढंग से की जाती है, और साथ साथ ही उसमें कहीं सब्जी उगाई जाती है, कहीं फूलों की कृषि की जाती है। वो भी उस क्षेत्र में रहने वाला जो लोग हैं उनके डिमांड के अकॉर्डिंग, या ये कहेंगे एटमॉस्फेयर जहां जिस फसल के लिए सूटेबल रहेगा उस क्षेत्र में उसी प्रकार की कृषि की जाएगी। अब हम पढ़ेंगे बेटा लास्ट में कृषि के प्रकार। देखिए कृषि होती क्या है, कृषि एग्रीकल्चर शब्द से बना है, एग्री प्लस कल्चर, यानी कि भूमि की जुताई करना कृषि कहलाती है।
भूमि को जोतना कृषि कहलाता है। इसको हमें भूमि को जोतने को कृषि नाम देते हैं। ये कृषि के प्रकार देखे, आरोपण कृषि, दूसरा गहन निर्वाह कृषि, थर्ड चलवासी पशुचारण कृषि, नेक्स्ट व्यापारिक पशुचारण कृषि, नेक्स्ट मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, आदिम आजीविका उपार्जन, गहन जीविका उपार्जन, नेक्स्ट वाणिज्यिक कृषि, रोपण कृषि वो होती है बेटा जहां फसलों को रोपा जाता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे एक क्यारी में पौधे लगा दिए जाते हैं, उस क्यारी में जो स्वस्थ पौधे होते हैं उसको उठा करके और खेत में रोप दिया जाता है, वो रोपण कृषि कहलाता है। जैसे धान की जो फसल है वो रोपण कृषि में आती है। अब लोग देखते हैं कि धान की फसल है वो खड़े पानी में लोग उसमें जा करके और हाथ से रोपाई करते हैं। धान है वो रोपण कृषि में आता है। गहन कृषि वो होती है जहां कम क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन लिया जाता है। ये छोटा एरिया है और इसके अंदर नई टेक्नोलॉजी की पानी की व्यवस्था से ज्यादा सिंचाई करके उर्वरक खाद डाल करके और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके इस एरिया में ज्यादा उत्पादन लेते हैं, वो गहन निर्वाह कृषि कहलाता है। चलवासी पशुचारण कृषि वो होती है जहां इस कृषि के साथ साथ पशुओं को रखते हैं और साथ में उनको चराने के लिए इधर उधर मूवमेंट करते हैं। उस एरिया के अंदर ही सराउंडिंग में रहते हैं जब तक वो फसल तैयार नहीं होती, तब तक इस प्रकार की जो कृषि होती है वो पशुचारण कृषि कहलाती है। व्यापारिक कृषि वो होती है जहां जो फसल उत्पादन होता है उसके अंदर कुछ अपना यूटिलाइज कर लेते हैं जितनी जरूरत होती है, बाकी वो व्यापार कर देते हैं। या फिर ये कहें कि हमारे पास ऐसी फसल जो खाद्य फसल नहीं है, जो खाने के काम नहीं आती है, केवल हम उसको व्यापार करने के लिए उत्पादन करते हैं, वो व्यापारिक पशुचारण हो जाए। व्यापारिक पशुचारण इसलिए बोला है क्योंकि पशुओं को इस कृषि के कार्य के साथ साथ पशुओं को भी पालने का काम करते हैं। मिश्रित कृषि वो होती है जहां पे एक साथ कई फसलों को तैयार कर लिया जाता है, उसको मिश्रित कृषि कहलाते हैं। डेयरी कृषि यानी कि डेयरी जो पशुपालन होता है वो भी कृषि में शामिल होता है। तो जो पशु हैं वो कृषि के साथ जुड़ी हुई क्रियाओं के उसके अकॉर्डिंग कृषि की जाती है, यानी कि डेयरी के जो पशु होते हैं उनको जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी प्रकार की खेती उसके साथ में सराउंडिंग में कर ली जाती है, वो डेयरी कृषि कहलाती है। नेक्स्ट आदिम आजीविका उपार्जन कृषि वो होती है जो आदि मानव की तरह से पहले एक क्षेत्र में कृषि करके फिर उसके अंदर थोड़े समय के बाद में मूवमेंट करके दूसरी जगह, इट मीन्स हम जूमिंग कृषि की तरह से इसको आदिम आजीविका उपार्जक ये होती है कि जो जीविका के चलाने के लिए केवल जरूरत होती है उतनी ही वो फसल लेते हैं, उसको आदिम आजीविका उपार्जक कृषि कहते हैं। गहन जीविका उपार्जक वो होती है जहाँ पे कम खेत के अंदर और ज्यादा फसल ली जाती है, जो गहन निर्वाह कृषि है। इसी प्रकार का हम इसका दूसरा नाम गहन जीविका उपार्जक कृषि कह सकते हैं।
वाणिज्यिक कृषि जो व्यापार करने के लिए की जाती है वो वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। तो ये था कृषि के प्रकार। अब हम कुछ ऐसे उत्पादन वस्तुओं को या उत्पादन कृषि उत्पादन को देखेंगे जो हमारे एरिया में की जाती है, लाइक कपास, चावल, गन्ना, रबड़, गेहूं। तो ये सारी इस सभी फसलों के बारे में अलग अलग हम जानकारी लेंगे कि ये जो चावल की फसल है वो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। उसके बाद में यूपी में, हरियाणा के कुछ क्षेत्र में, पंजाब के कुछ क्षेत्र में। कपास की जो फसल है वो सबसे ज्यादा कपास फसल है वो गुजरात और महाराष्ट्र में होती है, बट साथ में हरियाणा में भी ये उगाई जाती है, राजस्थान का कुछ एरिया और पंजाब में भी उगाई जाती है। गेहूं की फसल है वो यूपी के अंदर सबसे ज्यादा होती है, हरियाणा, राजस्थान इस एरिया में भी गेहूं की फसल ली जाती है। गन्ना है वो हमारे दक्षिण भारत में उगाया जाता है क्योंकि उपोष्णीय पौधा है ये, जहाँ गर्मी ज्यादा होती है उस एरिया के अंदर और बारिश की ज्यादा होती है, 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की इसको जरूरत होती है। ऐसे करके हमारी जो फसल होती है वो अलग अलग क्षेत्र के अंदर उगाई जाती है। ये रबड़ की फसल है, ये दक्षिण भारत में। गन्ना की जो फसल है वो कुछ उत्तर भारत के एरिया में भी और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भी ये उगाई जाती है। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इट्स ओके।